हमारे पास प्रेशर इफेक्ट को समझाने के लिए, प्रेशर इफेक्ट क्या है, कैसे प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, वो समझना है। तो दो साइंटिस्ट थे, पहले का नाम है फ्रेंडुलिच और इसकी थ्योरी का नाम रखा गया फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन। इसने अपने पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए समझाए। इनका जो कंसेप्ट था वो मोस्टली फिजिकल एडजॉर्प्शन, मतलब जब मल्टी लेयर बने तब के लिए था। एक और साइंटिस्ट थे लैगम्यूर, इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया लैगम्यूर एडजॉर्प्शन। इनका कंसेप्ट था केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। वैसे तो हम किसी को भी किसी में रख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो कंसेप्ट हमको लिखना है, फ्रेंडलिच का जो कंसेप्ट था वो था फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और लैगम्यूर का जो एडजॉर्प्शन कंसेप्ट था वो था केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। हाँ भाई शुरू करें, चलो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा ढंग से समझ लेना इसको। इसके अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट हमारे पास लगने वाला है, इन्होंने कहा कि भाई मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूं एडजॉर्प्शन को। तो एक्स अपॉन एम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ एक ग्राफ बनाया है। प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया उसने, मान लो ये ग्राफ बनाया, तो उसने कहा कि ये ग्राफ जो बना रहे हो वो फिक्स टेम्परेचर पर बनाना, टेम्परेचर को फिक्स कर देना। तो फिक्स टेम्परेचर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह सकते हो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को हमने नाम दिया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या नाम दिया मैंने? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर कोई पूछे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो फिक्स टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ जो ग्राफ बनाया जाता है उसे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्लियर? अब इसने क्या क्या कंडीशंस कही वो हमको समझनी है, तो इसका ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर कह लो या वेरी लो प्रेशर। उसने कहा जब हम प्रेशर बहुत कम रखें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ उसने इस तरह से शो किया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ ग्राफ। जब प्रेशर नहीं होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी नहीं होगा। जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। आपने प्रेशर बढ़ाया इतना तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आया इतना, आपने प्रेशर बढ़ा दिया इतना तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देखो आ गया यहां, आपने प्रेशर बढ़ा दिया इतना तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आ गया इतना। सही मारा है? तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये सॉलिड है, ये सॉलिड सरफेस है और यहां कोई भी नहीं जुड़ा है, ये गैस के मॉलिक्यूल है आपके। हमने इस पर कहा कि भाई चले जाओ वहां जुड़ जाओ, थोड़ा सा प्रेशर डाला और मान लो इस प्रेशर के दबाव में आके ये जुड़ गया। हमने इस पर प्रेशर डाला तो ये जुड़ गया, इन दोनों पर प्रेशर नहीं डाला था नहीं जुड़े। अब मैंने इस पर प्रेशर डाला तो ये आके जुड़ गया, इस पर प्रेशर डाला तो ये आके जुड़ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे
तो धीरे धीरे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। जिन मॉलिक्यूल पर आप प्रेशर बढ़ा दोगे वो मॉलिक्यूल उस प्रेशर की वजह से इसके सरफेस पे आके जुड़ जाएंगे। बताओ पहला कंसेप्ट क्लियर है। अब सेकंड केस समझते हैं। ये था वेरी लो प्रेशर पर, शुरुआत में जितने मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाओगे उतने मॉलिक्यूल यहां जुड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस है इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर इफेक्ट। इस जगह पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ध्यान सुनना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n पावर के। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप ग्राफ बनाओगे x/m का p के साथ, पहला केस क्या था? पहला केस था x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप दो मॉलिक्यूल पर प्रेशर बढ़ाते हो तो दो मॉलिक्यूल चिपकेंगे, 3 पर बढ़ाते हो तो 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। सही बात है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेशर आपने कम दिया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, लेकिन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन तेजी से बढ़ा। मतलब मैं एक मॉलिक्यूल को समझाऊंगा तो 3 मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाएंगे। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन एडजॉर्प्शन तेजी से हो तो इसका ग्राफ आता है इस तरह से, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तेजी से। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट। मतलब मान लो मैं ये कहूं कि 2-4 मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगा दिया तो वो 2-4 मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इस जगह पर जगह नहीं है, जगह ही नहीं है, 2-4 को लौटा दिया मैंने। सुनना ध्यान से। मान लो मेरी क्लासरूम है जिसमें 5 बच्चे बैठ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने जो नया बच्चा आया उससे कह दिया कि भाई साहब क्लासरूम में अब जगह नहीं है, बैच भर गया। अब सेकेंड बैच 20 तारीख को शुरू होगा, नए 20 दिन बाद शुरू होगा। 2-4 को भगा दिया मैंने, तो वो 2-4 बच्चे जो भगाए उन्होंने फिर प्रेशर डाला बाहर के लोगों पर और क्या क्या करे, अरे उन्होंने मना कर दिया, जगह भर गई, अब जगह नहीं है भाई वहां। तो जो लोग ये सोच के बैठे थे कि देख लेंगे 2-4 दिन बाद जाएंगे, उनमें खलबली मच गई कि अरे यार नहीं गई तो सेकंड बैच भी भर जाएगा। अब वो आके या मेरे पास आएंगे और मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, सेकंड बैच में आ जाओ। वो कहेगा नहीं सर फर्स्ट बैच में ही ले लो सर प्लीज फलाना दिखाना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मार्कशीट दिखा अपनी और अच्छे नंबर हुए तो मैंने उसको एडमिशन दे दिया। तो वो घर जाके क्या कहेगा कि अरे भाई साहब जो अच्छे बच्चे हैं उनका एडमिशन तो ले रहे हैं वो, तो जो ज्यादा अच्छे होंगे और जिनको पढ़ना होगा उनमें खलबली मच जाएगी, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो फिर जगह वास्तव में घिर जाएगी। तो बताओ प्रेशर कम हुआ लेकिन एक्सपोनेंशियल रेट से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ गया। तो सेकंड केस में जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उससे कहीं ज्यादा, हमने प्रेशर बढ़ाया थोड़ा सा और रेट आई ज्यादा सी। देखो प्रेशर का कॉलम देखो यहां से लेके यहां तक है और एडजॉर्प्शन का कॉलम देखो यहां से लेके यहां तक है। प्रेशर कम बढ़ाया रेट ज्यादा बढ़ी। समझ में आया? सेकंड केस समझ में आया क्या? अच्छा भाई साहब दोबारा समझो, पता नहीं कहां ध्यान रहता है तेरा।
इतना बढ़िया एग्जाम्पल ले समझाया, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। दोबारा समझ। ये मेरे पास साइट है, यहां आपको ये सॉलिड साइट है जहां गैस के मॉलिक्यूल को चिपकना है। शुरुआत में कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहां आ चुके हैं, मतलब मेरी क्लास स्टार्ट हो जाए ऐसी कंडीशन बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल मान लो आ चुके हैं, अभी मेरे पास साइट है। अब मैंने ये कह दिया, जो व्यक्ति मेरे पास आया मैंने उसे कह दिया भाई साहब जगह भर गई क्लासरूम में, जगह ही नहीं है, चाहो तो सेकंड बैच में एडमिशन करा लो। मान लो वो बच्चा या तो लौट जाएगा या फिर चुपचाप सेकंड बैच में एडमिशन करा लेगा। लेकिन वो जब घर जाएगा तो अपने दोस्तों से यारों से इधर उधर से कहेगा भाई साहब वहां तो जगह भर गई, पहला बैच तो कंप्लीट हो गया, सेकंड बैच भी ना जाने कब कंप्लीट हो जाए, 2 ही बैच है। तो जो और बच्चे थे जिनको यहां पढ़ना होगा उनमें खलबली मच गई, कह रहे भाई जल्दी चलो नहीं तो वो भी भर जाएगी। कुछ ने आके रिक्वेस्ट किया कि सर पहले में ही भर दो, हमें पहले में ही भर दो सर। तो मान लो मैंने उनमें से कुछ को एडमिशन देना शुरू कर दिया, तो वो बच्चे घर जाएंगे और क्या कहेंगे कि कुछ का एडमिशन ले रहे हैं छांट छांट के, अच्छे अच्छे बच्चों को ले रहे हैं उस बैच में, तो फिर जो और ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे उनमें खलबली मच जाएगी और वो क्या चाहेंगे कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो जगह भर जाएगी। तो प्रेशर मैंने कम डाला लेकिन एडजॉर्प्शन क्या हुआ, ज्यादा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, x/m का p के साथ ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ कर्व लाइन में ऐसे ही मिला मुझे, कर्व लाइन में ग्राफ मिला। इसका मतलब समझो, ये वैल्यू मान लो 0 है यहां प्रेशर की, और यहां वैल्यू है 10, मैंने प्रेशर बढ़ाया 10 टाइम्स, और जब एक्सपोनेंशियल रेट देखी इसकी, प्रेशर देखा, x/m की वैल्यू देखी, तो वो वैल्यू आई यहां, देखो इतना कॉलम, ऐसे कॉलम ये, तो ये वैल्यू 10, ये फिर 20, ये 30। तो बता प्रेशर तो बढ़ाया 10 टाइम्स और रेट ऑफ एडजस्टमेंट कितना हो गया, 0 से 30। तो प्रेशर कम बढ़ाया लेकिन रेट ऑफ एडजस्टमेंट कितना हो गया, 0 से 30, तेजी से बढ़ रहा है। सही में आया। तो ये था इंटरमीडिएट केस। अब थोड़ा माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले थोड़ा और ध्यान से सुन। अरे माइक बंद कर ले। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का इस वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n। ये तो हो गया यहां का कंसेप्ट, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं उसे समझवाएंगे। ये ग्राफ तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बना दिया, इतना हमको समझ में आ गया। अब मैं इस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा एक काम करो, प्रोपोर्शनलिटी ढाओ, तो x/m प्रोपोर्शनल आया, कांस्टेंट लिया k, p की पावर 1/n। ठीक है, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k, ये दोनों इनटू में है तो ये प्लस हो जाएगा, और लॉग p की पावर 1/n। बेटा ध्यान रखना n इस जगह पर ग्रेटर देन 1 होता है, n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां चेक करो, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस पावर आगे आ जाती है तो 1/n लॉग p। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया। अब उसने इस फॉर्मूले के बेस पर एक ग्राफ पूछा, यहां तो रखा लॉग p, सॉरी लॉग x/m, और यहां रखा उसने लॉग p, इसके साथ ग्राफ पूछ रहा है। तो बेटा देखो ये तो हो गया लॉग x/m और ये हो गया लॉग p, इसके लिए ग्राफ पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c, इसे उल्टा लिख दो, ये c हो गया
प्लस एम एक्स। तो y का x के साथ ग्राफ बनाया मैंने, log x अपॉन एम का log p के साथ। ठीक है, तो m क्या है? तो आप ये कहोगे सर ये ऐसे है और ग्राफ आपका यहां से शुरू हुआ है। ये वाला हिस्सा कहलाता है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी कहलाएगी बेटा? इंटरसेप्ट होता है c, इसकी वैल्यू कितनी कहलाएगी? log के। ठीक है बेटा, m बोलते हैं स्लोप को। तो स्लोप इज इक्वल टू, जिसको मैं टेन थीटा भी कहता हूं, इज इक्वल टू एम। और m की वैल्यू इस समय कितनी है? 1 अपॉन एम। तो वो ये पूछेगा कि log x अपॉन एम का log p के साथ ग्राफ बताओ, ग्राफ बनाना है, और कहेगा इंटरसेप्ट बताओ, तो log के स्लोप बताओ, तो 1 अपॉन एन। क्लियर? दोबारा समझ लो इसको एक बार। मेरे पास है ये फॉर्मूला, मैंने प्रपोजल उठाया, k लिखा, दोनों साइड का log लिया, log x अपॉन एम बराबर log k प्लस log p 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एम पावर है तो उसे आगे ले लो, ले लिया। अब मैंने इसका इसके साथ log x अपॉन एम का log p के साथ ग्राफ बनाया। फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। सी मतलब इंटरसेप्ट, मतलब जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है। तो यहां से शुरू हुआ ग्राफ ऐसे, ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक कहलाएगा इंटरसेप्ट, मतलब इतनी वैल्यू पहले से थी उसके पास, जो log k के बराबर होगा। और स्लोप होता है, m कहते हैं स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू m, और m की जगह पे वैल्यू है 1 अपॉन एन, तो स्लोप हो गया 1 अपॉन एन। क्लियर? अब मैं बात करता हूं तीसरा केस, हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। ध्यान से सुनना, एट वेरी हाई प्रेशर, फ्रेंडलिच का थर्ड कंसेप्ट। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, सेकंड केस में क्या आपने पूरी साइड धीरे धीरे कवर कर दी थी? अच्छा, सही हो गया। क्या आपने एक्सपोनेंशियल कंडीशन में इंटरमीडिएट में पूरी साइड ब्लॉक कर ली थी कि यहां सब भर ली थी? अब थर्ड केस, एट वेरी हाई प्रेशर। अब वेरी हाई प्रेशर पर क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0। वेरी हाई प्रेशर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता। एक बात बता, सॉलिड के सरफेस पर सेकंड केस में पूरी जगह भर गई है। अब ये मॉलिक्यूल हाई प्रेशर डेवलप करवा के चाहता है कि मैं यहां जुड़ जाऊं, तो बेटा ये बता, इस पर कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, जगह है मेरे पास क्या? अबे सरफेस पर जगह है क्या? तो कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, क्या ये इस पर जुड़ पाएगा? तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस खाली ही नहीं है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे लिखेंगे, तो x अपॉन एम का प्रेशर के साथ ग्राफ, ये ऐसे दिखाया मैंने। मतलब प्रेशर तो बढ़ा रहा हूं, लेकिन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन वहीं की वहीं है, चेक करो। सही है? तेरा दिमाग सही है बेटा? कौन से शुरुआत की बात कर रहा है बेटा? मैं 2 पॉइंट पहले बता चुका हूं, वो समझ में आ गए थे। अब ये कौन सा पॉइंट है? जब पूरा सरफेस घिरा हुआ है,
उसके बाद मैं हाई प्रेशर डेवलप कर रहा हूं, क्या जगह है? अरे क्या जगह है बैठने लायक? अबे सरफेस पर कोई जगह है? तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, इस जगह पे आप एंटर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? भाई साहब मान ले क्लास फुल हो गई, तो बेटा चाहे फूफा का मोड़ आ जाए चाहे नाना का मोड़ आ जाए, जब जगह नहीं है तो सिर पर बैठा लूंगा। क्या कहूंगा? जगह ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया? चलो अब मैं शुरू से पूछ रहा हूं, क्या ग्राफ आपने पढ़े फ्रेंड लिच के द्वारा समझो, एक ही ग्राफ के अंदर। ये हो गया प्रेशर और ये हो गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। बताओ शुरुआत में बिल्कुल ना प्रेशर है ना एडजॉर्प्शन, जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ा। तो बताओ इस ग्राफ के लिए मैं क्या कहूं? तो तुम कहोगे एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कहो। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। कैसी लाइन आ रही है बेटा? एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जब कोई प्रेशर बढ़ाने पर स्ट्रेट लाइन शो करे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। किस ऑर्डर की कैटेगरी में आता है? अब हाँ केवल रट लो, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा। सीधा पॉइंट, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो कौन सा ऑर्डर होता है? फर्स्ट ऑर्डर। ये कब आ रहा है? लो प्रेशर पर ही तो ये फॉर्मूला था। अरे ये फॉर्मूला कब था? तो लो प्रेशर पर रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रेशर और बढ़ाया तो ग्राफ कुछ ऐसे मिला मुझे। इसका मतलब कैसा ग्राफ है ये? एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। प्रेशर कम बढ़ाओगे रेट तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे हो गया एट वेरी हाई प्रेशर, देखो कांस्टेंट हो गया, तो मैं कहूंगा लिमिट खत्म हो गई भाई, सैचुरेशन आ गया। इसके बाद प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 0। कितना भी प्रेशर बढ़ा लो रेट पर कोई फर्क नहीं होगा। तो वेरी हाई प्रेशर पर रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। बेटा एक जीरो ऑर्डर पढ़ाएंगे जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। जब आपका ग्राफ लगातार कंटिन्यूटी में ऐसे आए तो फर्स्ट ऑर्डर मानते हैं, और बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए तो जीरो ऑर्डर। तो वो पूछेगा लो प्रेशर पर कोई रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करती है? हाँ ऑर्डर क्या होते हैं ये काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाएंगे। और वेरी हाई प्रेशर पर जब वो स्ट्रेट हो गया मतलब मैं डिपेंड ही नहीं करूंगा, तो कौन सा ऑर्डर माना जाएगा? जीरो ऑर्डर। क्लियर? क्लियर? अच्छा ये बताओ मुझे सोच समझ के, एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, तो क्या पी की पावर 1 लिख सकता हूं? इस पावर को ही ऑर्डर कहते हैं, तो कौन सा ऑर्डर है? अच्छा, इस जगह पर पावर कितनी है, तो कौन सा ऑर्डर होगा? और ये कौन सी कंडीशन थी? इंटरमीडिएट प्रेशर। तो जब इंटरमीडिएट प्रेशर है तो ऑर्डर कौन सा होगा? 1/n। इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शन में होगा। क्लियर? तो क्या फ्रेंडलिच के सारे पॉइंट क्लियर हो गए?
अच्छा, अब अगला जो केस है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे वो हमारे कोर्स में नहीं है। सर क्यों समझा रहे हो बेटा? उस पर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा। समझ में आ जाए तो पकड़ लेना, और नहीं समझ में आए तो भाई साहब पकड़ने से पहले ही छोड़ देना। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना। बाद में एक साइंटिस्ट आए लेगम्योर, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, और ये कंसेप्ट उन्होंने कहा कि मेरा ये कंसेप्ट केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो जरा ध्यान से सुनना, इसने अपना क्या कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि मेरा एडजॉर्प्शन केवल किसके लिए है? केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। इसने अपने कंसेप्ट को कैसे समझाया वो हमको यहां समझना है। तो उसने कहा कि मान लो ये आपका एक सॉलिड सरफेस है, ये आपका पूरा सॉलिड का सरफेस है, ठीक है। ये उसने कुछ साइट मानी, मान लो इस सरफेस पर उसने कहा कि इन साइट पर मॉलिक्यूल आके जुड़ गए हैं, यहां मॉलिक्यूल आके जुड़ गए हैं, ठीक है, या यहां पहले से मॉलिक्यूल आके जुड़ चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो बताओ ये बची हुई साइट कहलाएगी, ये बची हुई साइट कहलाएगी। इसको मैं नाम दे दिया अवेलेबल, AVAI, अवेलेबल, अवेलेबल साइट। ये कहा कि ये और अवेलेबल है, अगर आओ तो जुड़ जाओ, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया, इतने को जहां जुड़े हुए हैं उसको मैंने नाम दिया ऑक्यूपाइड साइट। ये ऑक्यूपाइड साइट है जहां पहले से ही एडजॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है। अब मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, अच्छी तरह बताना सोच समझ के, क्या यहां एडजॉर्प्शन हो चुका है कि हो चुका है? क्या यहां एडजॉर्प्शन हो चुका है कि हो चुका है? क्या यहां एडजॉर्प्शन हो चुका है? हो चुका है। क्या यहां एडजॉर्प्शन हो चुका है? हो चुका है। क्या यहां एडजॉर्प्शन हो सकता है कि अगर गैस का मॉलिक्यूल हो तो कर लो एडजॉर्प्शन? सही बात है, अगर गैस का मॉलिक्यूल हो तो कर लो एडजॉर्प्शन। तो देखो एडजॉर्प्शन के चांस बने, बने कि नहीं बने? अरे बने कि नहीं बने? बने। सर यहां एडजॉर्प्शन हो सकता है, ये साइट अवेलेबल साइट है, अगर गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो वो यहां आके जुड़ सकते हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिजॉर्प्शन कहां से होगा? यहां तो हो गया एडजॉर्प्शन, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिजॉर्प्शन कहां से होगा? यहां से डिजॉर्प्शन हो सकता है क्या? क्या यहां से डिजॉर्प्शन हो सकता है क्या? नहीं होगा। अबे मॉलिक्यूल ही नहीं तो हटाओगे किसको? तो डिजॉर्प्शन यहीं से तो होगा, तो यहां से डिजॉर्प्शन हो सकता है। तो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन हमको यहां समझ में आ रहा है, इतना हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो ऑक्यूपाइड साइट है उसको मैंने बोला है थीटा एन। क्या माना इसको मैंने? ऑक्यूपाइड साइट की वैल्यू मैंने क्या मानी है? थीटा एन। एक्चुअल में थीटा का यहां मतलब है साइट ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल साइट, मतलब फ्रैक्शन पार्ट है ये, टोटल साइट। साइट ऑक्यूपाइड मुझे निकालना है, साइट ऑक्यूपाइड मुझे निकालना है। इसको मैंने एन माना, टोटल साइड मानी मैंने एन, तो थीटा इंटू एन। तो साइड कितनी आ गई? थीटा एन। तो ऑक्यूपाइड साइड कितना मान रहा हूं मैं? थीटा एन मान रहा हूं। सोचो अब मैं क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जब मैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कराना चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं कि मॉलिक्यूल आके जुड़े, जब मैं चाहता हूं मॉलिक्यूल आके जुड़े, तो ये बताओ इन साइटों पे तो मॉलिक्यूल पहले से जुड़े हैं,
तो किन साइटों पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन? भाई इन साइटों पे आ जाए कोई, सही है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करेगा कि प्रेशर है या नहीं, गैस के मॉलिक्यूल पर कोई प्रेशर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, उसने ये कहा। और साथ में डिपेंड करेगा कि अवेलेबल साइट है या नहीं। साथ में डिपेंड करेगा कि अवेलेबल साइट है या नहीं, दोनों पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? भाई साहब प्रेशर लेके तो आ गए, गैस के मॉलिक्यूल पर दबाव डाल दिया, जब साइट ही नहीं होगी तो क्या एडजॉर्प्शन हो पाएगा? तो उसने क्या बोला, प्रेशर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा साइट है या नहीं। चलो तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर को P माना है, अवेलेबल साइट बताओ कितनी होगी? पूरी साइट है, टोटल साइट n है, और ऑक्यूपाइड साइट है थीटा n, तो अवेलेबल साइट कितनी होगी? n माइनस थीटा n। अरे पूरी साइट कितनी है, टोटल साइट कितनी है? अबे टोटल साइट कितनी है, n लिखा तो ये, और ये साइट ऑक्यूपाइड है, तो अवेलेबल साइट कितनी होगी? n माइनस थीटा n। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं n माइनस थीटा n। किसी को परेशानी है क्या? अबे टोटल साइड है 100, जिसमें उसने 60 घेर रखी है, तो अवेलेबल साइड कितनी होगी? अरे बह रहे हो क्या? टोटल साइड 100 है और ऑक्यूपाइड साइड 60 है, तो बची हुई साइड कितनी होगी? 100 माइनस 60, n माइनस थीटा n। क्लियर? तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल ढाया, इसने एक कांस्टेंट लिया a, फॉर्मूला बन गया ये। बताओ यहां तक कोई परेशानी है? तो ये किसको समझा रहा है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। अब मैंने बात की रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ये किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चेक करता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, अच्छा कहां से डिजॉर्प्शन होगा? यहीं से तो डिजॉर्प्शन होगा ऐसे, अरे यहीं से तो डिजॉर्प्शन होगा। तो किस पर डिपेंड कर रही है? ऑक्यूपाइड साइड पर। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है साइट ऑक्यूपाइड। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू साइट ऑक्यूपाइड को मैंने क्या नाम दिया है? थीटा n। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होगे, कांस्टेंट होंगे बी थीटा n। इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहां तक क्लियर है? बोलो। यहां डिजॉर्प्शन के चांस कम होंगे, ये बात सही है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर हो सकता है ना थोड़ा बहुत। हाँ तो वो थोड़ा बहुत जो होगा वो बी थीटा n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अगर भाई साहब डिजॉर्प्शन होता भी है तो मैं उन्हीं बच्चों को तो बाहर निकालूंगा जो क्लास में बैठे होंगे। तुम बैठे हो मान लो क्लास में, गेट आउट, निकल लो, तुम ही निकलो, आर्यन निकलो, प्रियांशु निकलो। अब मान लो मेरी क्लास में आर्यन नाम का कोई बच्चा ही नहीं है, तो मैं किसको निकालूंगा बे? किस पे डिपेंड करेगा? सही मारा है? ऑक्यूपाइड साइड पर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो लैगमियर ने कहा कि केवल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, कि भाई साहब फूफा को बुला लाए, एडमिशन तब हो जाएगा, मेरे पास जगह भी होनी चाहिए। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ डिपेंड करता है कि उस जगह पर
अवेलेबल साइट है भी या नहीं। और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है साइट ऑक्यूपाइड पर, मतलब जो साइट घिरी हुई है वहीं से तो निकालोगे या खाली जगह से भगा दोगे। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर कर दूं, मतलब ए बी ए पी एन माइनस थीटा एन इज इक्वल टू बी थीटा एन। समझ में आ रहा है? ये तो लिखोगे बेटा। इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते चले जाएं तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली यही छोड़ दिया इसको। तो मैं यहां से थीटा निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? थीटा। सुनाई दे रहा है? अच्छी बात है, निकालते रहना। तो इसने, मैं नहीं ड्राइव कर रहा, हमारे कोर्स में वैसे ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले के बेस पर इसको हम सॉल्व कर आएंगे। तो इसके बेस पर एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये जो लेगमेर महाराज थे इसने कहा कि आप रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम कहते हो, आप इसे एम अपॉन एक्स भी कह सकते हो। भाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि ये है मास ऑफ गैस और ये है मास ऑफ सॉलिड। तो उसने कहा इसका मतलब है, एक्स का मतलब है, मान लो 10 गैस के मॉलिक्यूल चुपके 10 ग्राम में। मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल का मास है 10 ग्राम और ये 10 ग्राम है सॉलिड का मास। तो क्या बोलोगे? 10 ग्राम गैस के मॉलिक्यूल चिपके हैं 10 ग्राम सॉलिड पर, यही तो कहोगे। उसने कहा ऐसे कह लो 10 ग्राम सॉलिड पर चिपके हैं 10 ग्राम गैस के मॉलिक्यूल। तो क्या लाइन बदल गई है या सेम लाइन है? तो उसने कहा एक्स अपॉन एम कहो या एम अपॉन एक्स कहो, एक ही बात है, कोई विशेष चेंज नहीं आता है। चलो ठीक है, नहीं आता होगा चेंज, एक ही बात मानी उसने। अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक्स अपॉन एम के अकॉर्डिंग, लेगमियर के अकॉर्डिंग एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू होती है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर याद हो जाए तो 1 AP अपॉन 1 प्लस BP। ये फॉर्मूला आता है बेटा इसको सॉल्व करने के बाद। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। क्या ये डायरेक्ट याद कर लोगे यहां तक? ये ध्यान रखो, ये बराबर बराबर होते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू इतनी आती है। समझ में आ रहा है? एक्स अपॉन एम मतलब थीटा। फ्रेंडलिच ने एक्स अपॉन एम कहा था और इसने थीटा का। क्लियर? तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सोच समझ के जवाब देना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां से तुमसे पूछ रहा हूं, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम अपॉन एक्स? मैं इसे उल्टा लिखना चाहता हूं, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो 1 प्लस BP अपॉन AP में क्या अच्छी बात है। तो बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन AP प्लस BP अपॉन AP। सही है? अब क्या लिख सकता हूं उसको? 1 अपॉन AP प्लस P से P कट गया तो B अपॉन A। सही है? तो उसने एक ग्राफ पूछा मुझसे, उसने कहा भाई एक काम कर, एक ग्राफ बना के दिखा मुझे। मैंने कहा बता, M अपॉन एक्स का 1 अपॉन P के साथ ग्राफ। M अपॉन एक्स का मतलब इसको रेट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं बोल रहे हैं, उसका प्रेशर के साथ ग्राफ बताओ। तो ये बताओ इसमें ये जुड़ रहा है, इसको मैं y मानूंगा, तो y इक्वल टू होगा mx प्लस सी।
कहोगे? तो ये तो सी कहलाएगा, ये एम एक्स कहलाएगा। तो ये ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा, सही है, ऐसे। क्लियर? चलो, ये ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपके हिसाब से? इंटरसेप्ट। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? तो गधा है पूरा। इंटरसेप्ट कितना है? अबे इंटरसेप्ट बोलते सीखो, कौन सी मैथ पढ़ रहा है? हाँ, बी अपॉन ए। और स्लोप बताओ। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एम। एम की वैल्यू बता। एम 1/a। सही है, ये थीटा एंगल है। सुनाई दे रहा है? तो क्या कोई तुमसे ऐसे ग्राफ पूछेगा तो बता पाओगे? पहली बात तो पूछेगा ही नहीं, हमारे कोर्स में ही नहीं है लैगम्यूर, लेकिन सर क्यों करा रहे हो? बेटा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ना है इसलिए। बताओ, इतना समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। बेटा उसने ये कहा एक्स अपॉन एम का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है लो प्रेशर पर। किस पर फॉर्मूला ये? लो प्रेशर पर। फिर फ्रेंडलिच ने किसके बारे में बोला था? इंटरमीडिएट प्रेशर के बारे में बोला था। तो उसने कहा भाई इंटरमीडिएट मान रहे हो कि हाँ? तो मैंने अभी 2 मिनट पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में एम अपॉन एक्स के लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 1/AP प्लस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? ये फॉर्मूला कब लगाओगे? इंटरमीडिएट। अब मैं बात करता हूं थर्ड फॉर्मूले की, एट वेरी हाई प्रेशर। एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा कर दें। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कर दें तो मैंने मान लिया P की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा कर दिया, P की वैल्यू 1 से बड़ी मान ली। तो बता यहां क्या आने वाला है? एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू, सोच समझ के जवाब दियो, ए पी तो बहुत बड़ा कर दिया है, P बहुत बड़ा कर दिया है। मेरी बात बता सोच समझ के, अच्छी तरह सोच के बताना। P ग्रेटर देन 1 कर दिया है, तो ए पी बड़ा है तो P तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 प्लस बीपी फैक्टर बड़ा है 1 से बहुत ज्यादा, तो क्या 1 तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना? अरे ये फैक्टर बहुत बड़ा है, P फैक्टर बहुत बड़ा है, तो ए तो जुड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अब ये 1 करोड़ है, उसमें एक जोड़ के करेगा क्या? तो एक छोड़ दिया तो क्या बचा? और पी से पी कट जाएगा तो क्या बचेगा? और ए और बी क्या थे? ए क्या था? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का कांस्टेंट। बी क्या था? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर कांस्टेंट, यही तो लिखना चाह रहे हो। तो फ्रेंडलिच ने भी तो यही कहा था, एट वेरी हाई प्रेशर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। बताओ समझ में आ गया पूरा फ्रेंडलिच का कंसेप्ट और लेगम्यूर का? वैसे हमारे कोर्स में कौन नहीं है? लेगम्यूर नहीं है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना भाई। क्लियर? तो बेटा ये हमारा टॉपिक मैंने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट ए का क्या नाम था? एडजॉर्प्शन टॉपिक। पूरा एडजॉर्प्शन टॉपिक करा दिया।
अब बात आती है सर एडजॉर्प्शन टॉपिक हो गया कि हाँ, तो अब हमको समझने होंगे इन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड सीधे तरीके से निकल रहे होंगे और कुछ थोड़े घुमा दिए होंगे, तो वो घुमाने वाले क्वेश्चंस हमको सीखने होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक मिनट जाना मत। हाँ बेटा, तो मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं। कल पूरा 1 घंटा आपको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड टॉपिक करने के लिए मिलेगा। अगर आपने नहीं पूछे तो मैं उसमें जो भी क्वेश्चन मुझे टफ लगेंगे वो मैं करा दूंगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन पहले कोशिश करना है आपका, जाना मत, पढ़ाऊंगा भी। तो आप लोगों को पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे तो एक ही लाइन लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ये और बता देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं एडजॉर्प्शन के? तो पहला एप्लीकेशन है हमारे पास, मान लो हम लोग गए कोयले की खान में, कोल माइन में गए। अब मान लो कोयले की खान में गए और कोयला तोड़ रहे हैं। ये मान लो कोयले का ढेर है और ये व्यक्ति यहां खड़ा होके, ये टोपी सी पहना है अपने ऊपर, ये टोपी है। ये व्यक्ति जो है यहां काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है। मान लो इस जगह पर खतरा है, इस जगह से आगे खतरा है। क्या खतरा है? मान लो यहां मीथेन जैसी कुछ खतरनाक गैसें, टॉक्सिक गैसें भरी पड़ी हैं। ठीक है, अब ये खुदाई करता गया, ये खोद दिया उसने, ये देखो खोद दिया, यहां तक पहुंच गया। अब देखो यहां से अभी थोड़ी बहुत गैस लीक हुई, थोड़ी बहुत गैस लीक होना शुरू हो गई, थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी खुदाई प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये जो गैस होगी वो अगर ये पूरी तरह से निकल आई तो हम मर जाएंगे भाई। तो हम लोग क्या करते हैं वो समझो। हमारे जो फेस है उसके ऊपर एक टोपी पहनते हैं हम, उस टोपी के अंदर लगा होता है चारकोल का पीस। किसका पीस लगा होता है? एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल भी कह सकते थे आप, भरा पड़ा है। इसे क्या होगा, जो गैसें लीक होंगी वो इसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। भाई गैस लीक हुई तो हमारी नाक से होके अंदर जाएगी, हमारे अंदर जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो इस ज्यादा से ज्यादा गैस इधर आई, इधर मत आ भाई, इधर आ, और ये चारकोल उसे एडजॉर्ब कर लेगा। साथ में इस एडजॉर्प्शन से क्या होगा, इसमें एक घंटी सी बनी होती है, बल्ब बना लगा होता है, वो इंडिकेट होना शुरू हो जाता है, वो बजना शुरू हो जाएगा। पता चल जाएगी एडजॉर्प्शन पर कि भाई गैस एडजॉर्ब हो रही है, गैस लीक हो रही है। तो बताओ मान लो गैस लीक हो रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा इधर आए तो हम मर सकते हैं। तो हमने कहा उधर मत जा भाई, इधर जा। तो बताओ चारकोल ने गैसों को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया और हम बच गए। एक यूज तो ये हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं एज ए गैस मास्क। दूसरा फायदा चारकोल का, एडजॉर्प्शन का, हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है या एनिमल चारकोल है। हड्डी की राख को बोलते हैं बेटा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल बोलते हैं बोन पाउडर, हड्डी का पाउडर। ठीक है, चारकोल या एनिमल चारकोल है। हमने चीनी बनाई बेटा, चीनी, नेचुरल चीनी पीली होती है, येलो होती है, और हमको पसंद है व्हाइट। मैं अबे यार व्हाइट चीनी खाएंगे हम तो इस चीनी को रगड़ा जाता है,
एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल में, तो ये इसके रंग को एडजॉर्ब कर लेता है और अपना रंग इसमें चढ़ा देता है और चीनी हो जाती है व्हाइट। खाओ चीनी। अब समझ में आ रहा है? तो डी कलराइजेशन ऑफ शुगर बाई चारकोल, ये एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का। समझ में आ रहा है? तीसरा एप्लीकेशन, ये मेरे पास सिलिका का जेल है या CaCl2 का पार्टिकल है, ये गैस मॉइस्चर आपके पास ज्यादा है, आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो अब थोड़ा सिलिका जेल रख लो, वो इसको सिलिका जेल ले लो, वो उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करा लेगा। तो सिलिका जेल किसको कंट्रोल कर रहा है? मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बेटा एडजॉर्प्शन की। क्लियर? क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं, 1 से लेकर 3 पेज, 1 to 3 पेज, 1 to 3 पेज एडजॉर्प्शन के आपको कल करके लाने हैं। कल मैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 बोलूंगा। आपको जो प्रॉब्लम पूछनी है वो आप पूछ लो, आप नहीं पूछोगे, मुझे जो लगेगा मैं बता दूंगा और चैप्टर कल फाइनल कर दूंगा। सर वो तो आधे घंटे, वो तो डिपेंड करेगा तुम पर कि आधे घंटे में हो जाएगा कि 10 मिनट में हो जाएगा या 15 मिनट में। अगर कंप्लीट हो गया तो मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कैटालिस्ट। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, मैंने बेटा आपको एक काम दिया था, चैप्टर सॉल्यूशन की एक एक्सरसाइज शीट दी थी बी, कर लिया आपने ट्राई थोड़ी बहुत? चलो, तो मैंने कहा था लास्ट के 10 मिनट प्रॉब्लम लेंगे, तो 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम, 1 to 10। जिन्होंने नहीं किया वो कल जरूर कर लें। 1 to 10 कोई प्रॉब्लम बेटा? 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम? अरे तुम कह रहे हो कर रही है, आप पूछ नहीं रहे हो। हाँ साक्षी, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ पर, 1 मिनट रुको। वो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जिनको जो कुछ पूछना है वो कल जरूर पूछ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सेम वैल्यू ऑफ वांटो फैक्टर? आपको Al2SO4 का ऑल थ्राइस का जो वांटो फैक्टर हो उसके बराबर ही किसका वांटो फैक्टर होगा इनमें से? यानी कौन सी चॉइस है? K4FeCN का ऑल 6 है, आपके पास K2SO4 है, आपके पास K3FeCN का ऑल 6 है, और आपके पास चॉइस है AlNO3 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितना वांटो फैक्टर है। तो बेटा इसे ब्रेक करो आयनों में, तो 2 एल्युमिनियम 2 Al, 3 को आगे ले लो 3SO4, 2 को आगे ले लो तो 2Al, 3 को आगे ले लो तो 3SO4। अब इस 3 को इसके ऊपर लिखो प्लस में, आयन के फॉर्म में +3, और 2 को लिखो इसके ऊपर -2। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितने आयन्स हैं? 2 आयन यहां है, 3 आयन यहां है, कितने आयन है बेटा? 3 और 2 5। अगर अल्फा 1 मान लो तो वांटो फैक्टर आयनों की संख्या के बराबर होता है। m मतलब नंबर ऑफ आयन्स, तो 3 और 2 5, तो कितना वांटो फैक्टर है बेटा इसका? 5 है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हीं को समझ में आएगा। इसको ब्रेक करो, 4 के 4 को आगे ले लिया, ये 1 है, इस 1 को आगे ले लो, 1 FeCN का ऑल 6। ठीक है, ये 1 हो गया, इसके ऊपर +1, और 4 हो गया इसके ऊपर -4। अब बताओ इसके आयन 4 ये रहे, 1 ये रहा, कितने आयन्स हैं?
तो 1 टॉप फैक्टर कितना हुआ 5, मैच कर रहा है सर, सेम है कि हाँ, तो पहला आंसर जा सकता है। चलो इसको ब्रेक करो, 2k1SO4, 1 को लिख दो इसकी पावर में +1, 2 को लिख दो इसकी पावर -2। कितने आइंस हैं? 2 यहां है, 1 यहां है, कितने आइंस हैं? 3, 2 1 3 हुए ना, तो 1 टॉप फैक्टर 3 आया, सेम है नहीं है? इसे ब्रेक करो, 3k प्लस सीधा लिख देता हूं 1 FeCN का होल 6 -3। हाँ बेटा, कितने आइंस हैं? 3 ये रहे, 1 ये रहे, कितने आइंस हैं? 4। तो 1 टॉप फैक्टर कितना हो 4। क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसे ब्रेक करो, 1Al + 3 और 3NO3 -1। कितने आयन हैं? 1 ये रहा, 3 ये रहे, 4 हैं। 1 टॉप फैक्टर 4। तो बेटा इस 5 से कौन मैच कर रहा है? ये वाला 5 ही तो मैच कर रहा है, तो आंसर ए हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलो 10 तक और कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 समझो, क्वेश्चन नंबर 3 समझो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है, किसका? 0.01 एम NaCl का, 0.005 एम एल्कोहल का, 0.005 एम MgI2 का और 0.01 एम MgSO4 का। बेटा सबसे पहले निकालो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। सर वो कैसे निकालते हैं? आयनों में ब्रेक करो पहले, 1 Na प्लस 1 Cl नेगेटिव, ठीक है, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है 1 टॉप फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन। अच्छा मुझे बताओ कितने आयंस हैं? 1 और 1, 2 आयन है, तो 1 टॉप फैक्टर तो 2 हो गया, इनटू कंसंट्रेशन ये है 0.01, तो ये वैल्यू हो गई 0.02, ठीक है। ये ब्रेक होता नहीं है, जो ब्रेक नहीं होता उसका 1 टॉप फैक्टर 1 मानते हैं। एल्कोहल ब्रेक नहीं होता, 1 टॉप फैक्टर 1, तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 टॉप फैक्टर 1 इनटू कंसंट्रेशन 0.005, तो ये वैल्यू आ गई 0.005। MgI2 ब्रेक करो, Mg + 2 और 2I - 1, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। 1 टॉप फैक्टर कितने आयन हैं? 3 आयन, 2 1 3, तो 1 टॉप फैक्टर तो 3 हो गया, इनटू कंसंट्रेशन 0.005, इनटू कर लो, ये 15 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, सही है। इसे ब्रेक करो, Mg + 2 1SO4 - 2, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। 1 टॉप फैक्टर 2, कंसंट्रेशन 0.01, तो ये हो गया 0.02। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी सबसे बड़ी किसकी है? सबसे बड़ी 0.02 वैल्यू है, तो 1 और 4 तो बराबर बराबर हैं, और ये ग्रेटर है, पहले ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है? इन दोनों में बताओ फटाफट, कौन सी बड़ी वैल्यू है? 4 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है, ये 50 है, ये 150 है, कौन बड़ा है? थर्ड या सेकंड? थर्ड बड़ा है, फिर सेकंड है। ये बेटा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर है। हमें किसका ऑर्डर चाहिए था? फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा होता है इस ऑर्डर का, तो बताओ सबसे बढ़िया कौन हुआ? 2, फिर 3, फिर 1 और 4, ठीक है। अब उसने पूछा क्वेश्चन में
मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताओ किसका है, किसका है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट? सेकंड का। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट। 10 तक कोई प्रॉब्लम, 7 और 9 पूछ रहे हैं ये, और कोई प्रॉब्लम 7 से पहले? सेवन क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग इवोपरेशन ऑफ लिक्विड, सबसे पहले समझो इवोपरेशन क्या होता है, एवोपरेशन क्या होता है वो समझो। ये आपका मटका है, मिट्टी का बना हुआ, और इसमें भर दिया आपने पानी। अच्छा, अब ये बताओ इस मिट्टी के बर्तन में जो पार्टिकल नीचे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब लो टेम्परेचर वाले हैं, और जो सरफेस पर जुड़े हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब हाई टेम्परेचर वाले हैं। भाई हाई टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तभी तो सरफेस पे आके बैठे हैं। अब हमने मटके को देखा तो हमने देखा कि जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल हैं वो वेपर फॉर्म में उड़ गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। तो बताओ अब मटके के अंदर ये पार्टिकल तो खत्म, बताओ पहले की तुलना में पार्टिकल कौन से रह गए? लो टेम्परेचर वाले। अब बता, लो टेम्परेचर वाला होगा तो पहले की तुलना में पानी कैसा लगेगा? मटके का पानी पिया है ठंडा लगता है, क्यों? कि भाई जो गर्म मॉलिक्यूल थे, ज्यादा हीट वाले मॉलिक्यूल थे, वो तो भाग गए, बचे कौन से? लो टेम्परेचर वाले, इसलिए कूलिंग होती है, टेम्परेचर डाउन। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग इवोपरेशन ऑफ लिक्विड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। तो ड्यूरिंग इवोपरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कूल हो गया, मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। आंसर बोलो ऐसा कोई है? सेकंड आंसर है, बी आंसर। बताओ समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने पूछा है, अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज। बेटे मैंने बताया था प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना चाहिए वो 100 पर गर्म नहीं होता, 120 पे जाके गर्म होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए टाइम रिड्यूस हो गया। क्लियर? सी आंसर हो गया। चलो 12 तक और कोई प्रॉब्लम? कौन सा? 12। चलो 12 द लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कल दोबारा को पूछूंगा मैं पेज पहले पर, तो आप पूछ लेना भाई, रोज 10-10 12-12 क्वेश्चन कर लो तो ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन आइडियल सॉल्यूशन, आपके पास दो सॉल्यूट हैं बेटा, बी और ए, आपके पास सॉल्यूट हैं दो, एक बी है और दूसरा सॉल्यूट है ए, ठीक है? उनका मोलर रेशियो, मोल का रेशियो एन बी अपॉन ए, मोल का रेशियो है 2/5, ठीक है? वेपर प्रेशर रेशियो हो गया इतना, एट वेपर प्रेशर 250 mm, पी सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दें तो उसका वेपर प्रेशर है 250 mm, ठीक है? एन द सॉल्यूशन रेशियो 3:4, अगर अगले केस में एन बी अपॉन एन ए का रेशियो 3/4 हो तो पी सॉल्यूशन कितना होगा, ये पूछा है। बेटा मैंने आपको राउल्ट्स लॉ सेकंड पढ़ाया था, वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पी सॉल्यूशन बराबर एन ए अपॉन
Na प्लस NB Pa0 प्लस NB अपॉन, कैसा सोल्यूट है पहले ये देख लो, नॉन वोलेटाइल है बेटा, तो ये नहीं लगेगा। नॉन वोलेटाइल के लिए तो वोलेटाइल के लिए था, ये सोल्यूट बेटा नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन बराबर एन अपॉन कैपिटल एन। ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? अच्छा बेटा, इसको मैंने स्मॉल एन कह दिया, इसको कैपिटल एन। अब बताओ पी सॉल्वेंट आपको नहीं पता है, पी सॉल्यूशन की वैल्यू 250 है अपॉन पी सॉल्यूशन 250, और ये वैल्यू आ गई 2/5, इक्वेशन 1। अब सेम कंडीशन यहां लगाओ, पी सॉल्वेंट आपको नहीं पता है, पी सॉल्यूशन भी आपको नहीं पता है, अपॉन पी सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, इक्वल टू वैल्यू आ गई 3/4। तो बताओ पहले केस में से क्या निकाल सकते हो आप? पी सॉल्वेंट की वैल्यू, पी सॉल्वेंट माइनस 250 इज इक्वल टू 100। तो बताओ पी सॉल्वेंट कितना आ गया यहां से? 350। इस वैल्यू को यहां रख दो, तो 350 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3/4। अब बताओ पी सॉल्यूशन निकाल पाओगे? सही में आ गया क्वेश्चन? चलो तो मैं फिर काम दे रहा हूं आपको, सॉल्यूशन की एक्सरसाइज सीट अगले पेज की कल डिस्कस करूंगा, आप तैयार करके रखो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। और सरफेस केमिस्ट्री के 3 पेज जरूर पढ़ लें कल।